हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था। पहले में एक बार सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले अंक पढ़ा, उसके बाद डिजिट अर्थात नंबर, फिर संख्या पढ़ा, उसके बाद मिश्रित संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके दो भाग के, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं या कह सकते हैं रियल नंबर और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मैंने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव को हमने दो भागों में बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। और जीरो प्लस पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो हम उन्हें प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था, और इसके पश्चात हमने थोड़ा बहुत सम विषम के बारे में समझा था। उसके पश्चात हमने सह अभाज्य संख्याएं, अपेक्षित अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिन्हें की को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पूर्णांक। जिस प्रकार हमने कल पूर्णांकों को दो हिस्सों में बांटा था, भाज्य एंड अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, उसी प्रकार आज हम पूर्णांक को दो भागों में बांटते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर अर्थात सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। तो लिखते हैं पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। पूर्णांक को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्णांक को दो भागों में कौन कौन से दो भाग हैं? पॉजिटिव, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर सम पूर्णांक एंड विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक अर्थात कह सकते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब सम पूर्णांक अर्थात ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात जिनको दो से भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आता है, वही आपके सम पूर्णांक कहलाते हैं। ये तो माइनस अनंत से लेके -4, -2, 0, 2, 4 डॉट इन्फिनिटी। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं जो सम पूर्णांक होता है उसमें प्रत्येक में अंतर 0, 0, 0 का होता है। अब बात की जाए विषम पूर्णांक की, तो यह -इन्फिनिटी से लेके -3, -1 और 1, 3 डॉट इन्फिनिटी तक होगा। यहाँ पर हमने कहा था ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं दो से विभाजित होने का मतलब होता है कि यदि उसके नीचे जैसे कि 0/2, यहाँ पर 0 इसलिए सम के अंतर्गत आता है क्योंकि यदि हम 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। जबकि विषम संख्याओं में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें कहा गया हो कि किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह विषम संख्या है। तो संख्या यदि ऐसा कहा होता, जैसे मान लीजिए कि 3 से विभाजित हो जाए जो संख्याएं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, तो 0 विषम में भी होता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए 0 को विषम संख्याओं में नहीं गिना जाएगा। और हम सम संख्याओं में देख सकते हैं प्रत्येक में 2 का अंतर होता है। और याद रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 0 एक सम पूर्णांक है, जो कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट के तौर पे 0 एक सम पूर्णांक है। अब इसके बाद हम समझते हैं परिपूर्ण संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए, परिपूर्ण संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात हम कह सकते हैं परफेक्ट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर अर्थात परिपूर्ण संख्या। अगर किसी संख्या के फैक्टर अर्थात गुणक का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है तो संख्या एक परिपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं
यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, ये बहुत समझने योग्य बातें हैं जो कि अक्सर आपको एग्जाम में आती हैं तो आपसे गलत हो जाती हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब लिखते हैं यदि संख्या के फैक्टर, यदि संख्या के फैक्टर अर्थात गुणक, गुणक अर्थात जिससे गुणा किया जा रहा है, जिससे गुणा हो जाता है, अर्थात जिससे गुणा करने के पश्चात यदि डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर उसका 0 है। यदि संख्या के गुणक अर्थात फैक्टर का योग जिस संख्या का किया जा रहा है उस संख्या को छोड़कर, संख्या का योग संख्या को छोड़कर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर है, संख्या के बराबर है तो संख्या परफेक्ट, तो संख्या परिपूर्ण संख्या, तो संख्या परिपूर्ण संख्या है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 6 है, 6 यदि हम 6 को डिवाइड करेंगे तो वो 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 को 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से भी डिवाइड होगा, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 से होगा, 6 को 4 से लेकिन डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि संख्या को छोड़कर, जिस संख्या के गुणक को हम देख रहे हो उनमें से उस संख्या को छोड़कर, क्योंकि ये संख्या तो अपने आप की भी, प्रत्येक संख्या अपने आप की गुणक होती है, 6 की गुणक है, लेकिन इसमें इस संख्या को हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसके जितने गुणक होंगे अब इनका हम योग करेंगे, क्योंकि इसका एक गुणक है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 धन 2 धन 3। अब इनको जोड़ते हैं तो 2 1 3, 3 3 6, अर्थात इन संख्या के गुणक का योग 6 है। अर्थात जिस संख्या को हम लें उस संख्या का गुणक का योग वही संख्या आ जाए तो हम ऐसी संख्याओं को परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हम एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि आप मानते हैं 28। यहाँ पर 28 से कितने गुणक हैं? नंबर एक बात हम कह सकते हैं 28 1 से डिवाइड होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या जो कि पूर्णांक के रूप में होती है वो 1 से डिवाइड होती है। अब इसके बाद हम बात करें तो 28 2 से भी डिवाइड होगा, 28 2 से भी डिवाइड होगा। उसके पश्चात हम बात करें तो जो 28 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा। उसके पश्चात हम देखते हैं 4 के बाद की संख्या से डिवाइड होगा, 28 7 से डिवाइड होगा। देखते हैं 28 7 से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद 28 को देखते हैं 14 से भी डिवाइड हो रहा है। अब इसके कितने गुणक हुए? अब इन जो है 28 से गुणक 1 2 3 4 5 गुणक हुए। अब इन पांचों गुणकों को हम जब जोड़ेंगे, यदि 28 के बराबर आ जाता है तो ये इसका तात्पर्य है कि यह एक परिपूर्ण संख्या है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या 6 है। देखते हैं 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14। अब इनको हम सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात यह एक परिपूर्ण संख्या है। अब आगे चलते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखते हैं सभी संख्या जो 9 से, अब इसमें हम इसके पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो है हम इसके बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 1 से लेके 20 तक के सभी के वर्गों को लिख देते हैं। जैसे कि 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। 2 का वर्ग 4, 3 का 9,
4 16 25 36 49, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121, 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225 और 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि जब इनके अंक क्या हैं, जो हम वर्ग कर रहे हैं, हम इनके अंक क्या हैं, अंतिम अंक या जैसे 1 है तो अंत में 1 ही है, जैसे कि 1 है अंत में। और सबसे पहले हम इनको कुछ तरीकों से समझेंगे कि जो वर्ग होती हैं उन वर्ग में उन्हीं अंतिम संख्याएं जो होती हैं वही होती हैं, उनके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि हम अंतिम संख्या के हिसाब से समझेंगे तो देखिए अंत में क्या है 1 4 9, इधर देखिए जैसे अंतिम संख्या 1 होगी, 4 होगी, 9 होगी, 6 1 4 9 6, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के बाद 1 निकली, 4 6 5 9। अब जैसे कि 1 है, 0 भी है अंत में, 0 के बाद 1 लिखा ही है, 4 भी लिखा है, 9 6 5 6 4 1 0, अर्थात यही संख्याएं होंगी। कौन कौन सी? 1 4 9 6 5 0। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? और अंत में जो जिन संख्याओं का हम वर्ग करते हैं उनमें हम देख सकते हैं कि 1 4 9 6 5 0 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती, अर्थात उनके अंत में कौन सी संख्या हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है? 2 3 7 8, 2 3 7 8, अर्थात हम जिन संख्याओं का वर्ग करते हैं, वर्ग करने के पश्चात उन संख्याओं के अंतिम अंक के रूप में हमें कभी 2 3 7 8 नहीं प्राप्त होगा। और वर्गमूल किसे कहते हैं थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। जैसे 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। वर्गमूल का तात्पर्य है कि इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यदि नहीं आता तो आगे समझा दिया जाएगा। अब अंतिम अंक के रूप में कौन सा है? 2 3 7 8। तो यदि किसी भी संख्या के अंत में दो, जैसे कि यहाँ पर 6 5 4 है, उसी प्रकार वहाँ पर 2 3 7 8 हो और वो कहा जाए कि उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, अर्थात उस पर से पूर्णतः वर्ग का चिन्ह नहीं, वर्गमूल का चिन्ह जो है ये नहीं हटाया जा सकता। तो हम इतना समझ चुके हैं कि अगर यही संख्याएं हैं 1 4 9 6 5 0 तभी होगा। और एक बात से समझ सकते हैं, और हम किसी संख्या में यदि जो ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जब इनको हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उनका जो डिवाइड करते हैं तो उनका, जैसे कि 1 का तो 1 ही मान लेते हैं, 4 का है 4 का 4, और उसके बाद यदि हम किसी संख्या में 9 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आएगा, इसमें शेषफल 7 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 3 21, 25 में कितना आएगा? 9 का 9 18, 18 में 7 आया। 9 से डिवाइड करने पे सारी संख्याओं में देखते हैं कितने रिमाइंडर आता है। जैसे तो 1 4 है, ये आगे का डिवाइड करते हैं 9 से, तो इसमें रिमाइंडर 0, इसमें 7, इसमें 7, फिर देखिए 7 के बाद 36, 9 चौक 36, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार आप करके देखेंगे तो क्या आएगा? इसी प्रकार आप करके देख सकते हैं तो इसका रिमाइंडर आएगा। अब जैसे 121 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 144 से करेंगे तो 0 आएगा, 7 से करेंगे तो 169 से करेंगे तो 7 आएगा, 196 से करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे 196 में तो 7 आएगा, 225 में 0, 256। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मतलब इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि 1 4 0 7
1407। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि किसी संख्या को 9 से हम डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, ऐसी संख्या जिनका कि वर्ग हम कर चुके हो, अर्थात ऐसी वर्ग की हुई संख्याएं, वर्ग के रूप में लिखी हुई संख्याएं जिनको यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो उनका शेषफल सदैव उनका शेषफल क्या आएगा? सदैव या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा। हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि उन संख्याओं को 0, 1, 4, 7 उनसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब अगली संख्या, अब थोड़ा आगे चलते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या का अंतिम अंक 2378 नहीं हो सकता, जैसे कि अभी हमने ये बताया, क्योंकि ये जितनी भी संख्याओं का हमने वर्ग किया उनमें कहीं भी 2, 3 या 7 या 8 अंतिम अंक के रूप में नहीं आता। तो हम इसको एक बिंदु के रूप में लिख लेते हैं। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2378 अर्थात 2, 3 या 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। और एक बात ध्यान करें, जैसे कि अभी हमने कहा 9 से डिवाइड करने पर, यह भी एक पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि यदि हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो उसका सदैव शेषफल या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 4 प्राप्त होगा, या तो 0 प्राप्त होगा, या तो 7 प्राप्त होगा। हम लिख सकते हैं किसी पूर्ण वर्ग संख्या को, किसी पूर्ण वर्ग संख्या को, पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल देने पर भाग देने पर शेषफल सदैव 1407 ही आता है। और थोड़ा हम ये भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसे हैं। थोड़ा ये ध्यान ले, जो जिनको समझ में ना आ रहा हो, तो पूर्ण वर्ग ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका कि पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका कि हम वर्गमूल करेंगे तो उनका वर्गमूल करने के पश्चात कोई एक पूर्णांक के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जिन संख्याओं का हम पूर्णतः वर्गमूल कर पाएंगे, एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगी, हमें दशमलव के रूप में नहीं प्राप्त होंगी। तो हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका यदि स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल किया जाए तो हमें पूर्णतः वर्गमूल प्राप्त होगा, वे संख्याएं पर। और इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल करने के पश्चात हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि ऐसी संख्याएं जो रूट के रूप में होती हैं, रूट में लिखी होती हैं, तो यदि हम उनको रूट से बाहर करेंगे तो वो दशमलव के रूप में निरंतर लिखती चली जाती है, अर्थात वो रेशनल नंबर नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती। कि जैसा कि बताया गया था कि रूट के रूप में लिखी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती। जैसे हम लिख लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें लिखते हैं स्क्वायर रूट अर्थात से बाहर किया जाए तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है।
तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बस इतनी सी बात। अब हम आते हैं कुछ प्रश्न पर, देखते हैं। जैसे पर यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले, इससे पहले हम थोड़ी बातें और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ दशमलव में दी गई है, मान लीजिए लिखा है 96.75। तो यदि इस पर से हम दशमलव को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे कि उसके नीचे एक लिख के जितनी दशमलव के बाद संख्या होगी उतना शून्य लगा के दशमलव को हटा सकते हैं। तो इसके नीचे जो संख्या होगी, यदि इसमें जो जीरो की संख्या होगी, यदि वो जीरो की संख्याओं की संख्या सम होगी तो हम समझ लेंगे कि ये रूट से बाहर हो पाएगा। क्योंकि जैसे हम देख लेते हैं कि 96.75 है, तो हम इसको जब वर्गमूल करेंगे तो ये 9675/100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर मान लीजिए हमने दे दिया क्या 44, 144। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 1.44, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 144/100, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या है तो मैं एक लिख के नीचे 2 जीरो लगा दिए। तो अब इन दोनों का हम जब रूट करेंगे तो 144 का रूट करने पर क्या आएगा, 12 आ गया, और 100 का रूट करने पर 10 आ गया। तो हम इसको 1.2 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पर 14.4 लिखा हो और इसका रूट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 14.4 को 144/10। तो हम 10 जब 144 का रूट करेंगे तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन इस 10 का रूट बाहर, 10 रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी और इनका हमें वर्गमूल भी प्राप्त नहीं होगा। और जिन संख्याओं को हम वर्गमूल से बाहर नहीं कर सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे एक प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात दशमलव के बाद संख्याओं की संख्या सम ही है, मतलब इसमें दो संख्या है, इसमें दशमलव के बाद दो संख्या है, अर्थात जो नीचे आएगा 100 आएगा, तो 100 को हम 10 लिख सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ऐसी संख्याएं, सबसे पहले जिनका अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंत में 8 है, तो यानी इसका वर्गमूल नहीं होगा। यह आपका गलत हुआ, यह विकल्प से बाहर हुआ। उसके पश्चात हम देखते हैं कि इसमें हम थोड़ा आप लोगों को एक विशेष प्रकार की डिजिटल सम के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए बड़े से बड़े कैलकुलेशन को बहुत कम समय में करवा देगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कि डिवाइड, अर्थात 9 से डिवाइड करने पे उसका शेषफल क्या आता है। तो हम 9 से डिवाइड करने का एक तरीका ये भी है, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जो जितनी आती है संख्या उन संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे कि 2 1 3, 3 5 3 8, 8 4 12, 12 का 1 2 हुआ, 12 इतना आया तो 1 2 को हम जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा। और इस 3 को अब 9 में जोड़ेंगे तो 9 3 12, जब 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो शेषफल आएगा वो आएगा 3। लेकिन जो संख्याएं होती हैं, वर्गमूल संख्याएं, यदि उनमें 9 से भाग किया जाए तो उसमें कहा जाता है कि या तो उनका शेषफल 1 आएगा, या 0 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, और अन्य या तो 0, लेकिन इसमें 3 आ रहा है, तो इसका मतलब यह एक वर्गमूल संख्या नहीं है। तो ये एक विशेष प्रकार का तरीका है जिसमें हम संख्याओं की संख्या का ही योग करके समझ सकते हैं कि उसका 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 3 1 4, तो ये इस प्रकार, चूंकि इसका शेषफल आ गया 3, तो इसका मतलब ये भी विकल्प आपका गलत है। तो आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं कि हम इन संख्याओं की संख्या को ही आपस में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि जब जोड़ लेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, यदि अंत में जो संख्या बचेगी, यदि वो 0 1 4 7 है तो उसका वर्गमूल हो सकता है। यदि इनमें से वो संख्या नहीं आती तो इसका मतलब उसका वर्गमूल नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसको जैसे देख लेते हैं, 6 2 8 8 5 13, 13 का 1 3 है, तो 13 का 1 3 है, तो 1 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 हो गया। 6 2 8 8 5 13,
4 हुआ, 4 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 4 8 हुआ, और 8 9 को जोड़ेंगे तो 8 9 8 8 16 17, 7 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 आ गया, अर्थात इसका शेषफल 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अगर इस तरह आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप अलग से 9 से इन संख्याओं को डिवाइड करके देखकर समझ सकते हैं। अब यदि समझ भी नहीं आया आपको यहाँ पर तो आगे इसको हम विस्तार से समझाएंगे। अब देखते हैं कि 1354.24। अब इसमें 3 1 4 5 4 9 9 4 13 13 13 9 4 13 13 13 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 4 10 10, अर्थात 1 और 0 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात 1 आ जाएगा। और यहाँ पर यही इसका मतलब आपका यही बी विकल्प सत्य होगा, 1354.24, यही विकल्प आपका बी सत्य होगा, यही बी विकल्प आपका सत्य होगा। अब अगली संख्या पर इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अंतिम संख्या जो हो 23 और 78 ना हो। अंतिम अंक यदि 23 2 3 7 8 है तो हम समझ लेंगे कि इसका तो वर्गमूल होगा ही नहीं। इसमें अंत में 2 है अर्थात इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसमें अंत में 8 है तो इसका भी वर्गमूल नहीं होगा। और अब इसमें देखते हैं कि 67, इसमें देखते हैं कि ये लिखा है 67,508.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 67,508/10। यदि इसमें हम इसका वर्गमूल करेंगे, ऊपर वाली संख्या को क्या है 67,508.5, यदि हम इसमें देखते हैं थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान से देखते हैं। फिर जैसे कि 67,508.5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 67,508.5 था, तो इसको मैं 5 करके नीचे एक शून्य एक बढ़ा देता हूँ। जब इसका मैं वर्गमूल करूंगा तो ऊपर वाली संख्या का चाहे वर्गमूल हो ही जाए, लेकिन नीचे वाली संख्या हमें रूट में प्राप्त होगी। तो इससे जब नीचे वाली संख्या रूट में एक प्राप्त होगी जिसको कि रूट से बाहर नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है निश्चित रूप से ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी इसका वर्गमूल नहीं है। तो अब यही एक बचा, इन तीनों का नहीं होगा वर्गमूल, तो जब यही एक बचता है तो इसका मतलब इसी का वर्गमूल होगा, यही विकल्प आपका सत्य है। अब चलिए ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम रेगुलर इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप अपनी